पूछते कि आप लोग वहाँ कैसे रहते हैं, क्या है। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वो उत्तर देता शहर की बात और है लला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं, फिर भी उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, न लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात इसके माध्यम से कहते हैं कि लाख की चूड़ियाँ पहनने से शहर की औरतों के हाथों में मोच आ जाएगा, इसलिए वो कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। और उससे पहले कहते हैं कि शहर में सब कुछ होता है, यानी जो सभ्यता, संस्कृति, संस्कार कि जो आपको देखने को मिलेगा वो आज भी काफ़ी हद तक ग्रामीण परिवेश में सुरक्षित है। शहरी परिवेश में लोगों को आज अपने आपाधापी के जीवन में इन चीज़ों का ध्यान देने का अवसर नहीं है, और कई बार ग्रामीण परिवेश के लोग इसको बड़े उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं कि शहरी लोगों के जीवन में कोई सभ्यता संस्कृति नहीं बची है, इसलिए वहाँ की बात बदलू नहीं करना चाहता कि तो वहाँ तो सब कुछ होता है, औरतें मर्द आपस में हाथ पकड़ कर चलते हैं। तात्पर्य क्या है इसका कि गांव में आज भी लोग अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं, पिता पुत्र का, माता पिता, पति पत्नी अगर गांव से बाहर निकल रहे हैं तो एक दूसरे से दूरी बना के चलते हैं। लेकिन शहरी जीवन में ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती, इसलिए कहता है कि वहाँ की बात की जाए, वहाँ के तो कमज़ोर लोग होते हैं। एक तरीके से बदलू अपना ये अपने मन का जो आक्रोश है इसके माध्यम से व्यक्त करता है। आगे देखिए, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, जिन दिनों गाय का दूध होता सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रहता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण मुझे वो अच्छा लगता था कि लगभग रोज ही वो मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। अब देखिए, ये ग्रामीण संस्कार है कि अब ये सीधे लेखक का ननिहाल नहीं था। बदलू काका उनके ननिहाल के थे, यानी उसी गांव के थे, फिर भी वो लेखक का ऐसा स्वागत करते थे जैसे कि वो उन्हीं की बेटी का बेटा हो, यानी उनका खुद का नाती हो। इस प्रकार से ये भी एक संस्कार की चीज है। और लेखक को दूध मिलता, मलाई मिलता, आम मिलता, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रिय थी कि हर एक दिन बदलू उन्हें एक दो लाख की गोलियां बना के दे देता। मैं बहुधा हर गर्मी, यानी हर बार अक्सर करके गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। पहले के समय में ऐसा होता भी था कि बच्चे गर्मी की छुट्टियों में अक्सर अपने नानी के गांव चले जाते थे। आज के समय में जाते भी हैं तो उतने समय के लिए नहीं जाते हैं। परंतु दो तीन बारी मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिताजी की दूर एक शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने गांव, मामा के गांव न जा सका। और लेखक कहते हैं कि दो तीन बारी मैं अपने मामा के गांव गया हूँगा, तभी तक इनके पिताजी का बदली यानी ट्रांसफर हो गया और एक दूर शहर में हो गया, जिससे इनको अपने मामा के गांव आना संभव नहीं हो सका। और लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो गया था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रहेगी, अतः गांव में होते हुए कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। और बचपन में कई सारे ऐसे शौक होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि समय के साथ दूर हो जाती हैं। जैसे लेखक बड़ा हो गया तब उसको, अब वो कांच की लाख की गोलियां तो उसको प्रिय रही नहीं, इसलिए मामा के गांव जाने के बावजूद भी कई दिन बीत जाने पर भी उसे बदलू का ध्यान नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं, विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात के में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारता, जैसे देखने के लिए भी कई शब्दों का प्रयोग होता है, घूरना, ताकना, निहारना। तो ये जो निहारना शब्द है, कातर दृष्टि से देखना, तो निहारना शब्द है यानी किसी को प्रेम पूर्वक
किसी को प्रेम पूर्वक देखना। तो उनको थोड़ी देर, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर चुप रहा, मानो वो अपनी स्मृति पटल और अतीत के चित्र उबार रहा हो। और तब एकदम बोला, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद आए। यानी कई बड़े हो जाने पर, चेहरा और शरीर बदल जाने पर बदलू एकाएक उनको नहीं पहचान सका, लेकिन जब ध्यान से देखा तो उसको याद आया कि अरे ये तो वही है। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते ही उत्तर दिया। कुछ देर तक शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो मुझे उसकी मचिया नजर आई और न भट्ठी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना या लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर यह जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। देखिए, ये वही प्रश्न है जो लेखक इस पाठ के माध्यम से उठाना चाहते हैं कि पहले हल से खेत जोते जाते थे, सभी काम, सड़क बनाई जाती थी तो उसमें कितने सारे मजदूर लगते थे, घर बनाया जाता था उसमें कितने सारे लोग काम में लगते थे। हर एक छोटे बड़े काम में बड़ी संख्या में मजदूरों यानी कामगारों को होता था। लेकिन मशीनों के आ जाने से क्या हुआ कि बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए, लोगों का काम धंधा बंद हो गया। मशीनों से चीजों का निर्माण होने लगा जिससे उनकी पूछ खत्म हो गई। उसी में एक यह लाकी चूड़ी का काम है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता है लला, कहते कहते उसे खांसी हो गई और देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। यानी देखिए, बदलू की स्थिति कैसी हो गई है कि महीने 2 महीने से आ रही खांसी को कहता है कि मौसमी खांसी है। और 10-15 दिनों में, यानी जो 3-4 महीने तक खांसी चले, उसको मौसमी खांसी कह के टाल देना चाहता है। कि यानी अब उसकी ऐसी स्थिति नहीं रह गई कि वो डॉक्टर के पास जाए, इलाज कराए। कहने का तात्पर्य है कि बदलू की आर्थिक स्थिति अब काफी खराब हो चुकी थी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी काका? कुछ देर पश्चात मैंने विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। यानी बड़ा उत्साह से उसने उत्तर दिया कि नहीं, बहुत अच्छा आम का फसल हुआ है। अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो लेते आ। और अपने बेटी को उसने बुलाया कि लला के लिए आम ले दिया। और बदलू कहता है कि मैंने आपके लिए आम मंगाना मैं भूल गया। तो कह, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं, वाह वाह, बिना आम। यानी वो कहता है कि नहीं, आपने कितने भी आम खाए हो, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं भेज सकता। मैं चुप हो गया। वह मुझे वे दिन याद हुआ है जब वो मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? देखिए, ये बात भी उसकी आर्थिक स्थिति को जाहिर करता है कि गाय को खिलाने के लिए अब उसके पास चारा नहीं रह गया, यानी चारे के लिए पैसा नहीं रह गया। उसकी जो कारोबार है वो एकदम पूरी तरीके से ठप हो गया है। और वो इसकी स्थिति बेहद खराब हो गई है। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। या तो बहुत है काका, इतने कहाँ से खा पाऊंगा। मैंने कहा, वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। और पुराने लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं, अपनी युवावस्था के दिनों को याद करते हैं और कहते हैं कि मैं तो ये कर देता था, वो कर देता था। इसके साथ साथ बदलू वो कमेंट करना नहीं भूलता है कि शहरी ठहरे ना, यानी एक स्वाभाविक बात होती है कि शहर के लोग कमज़ोर होते हैं, उनका खान पान ऐसा होता है कि वो कमज़ोर होते हैं। और गांव के लोग मेहनत कश होते हैं, मजबूत होते हैं, और शहर के लोगों के मुकाबले ज़्यादा भोजन करते हैं। आप लोगों की और बात है, मैंने उत्तर दिया। अच्छी अच्छा बेटी, लला के लिए 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। और वो कहता है, आप खाइए, देखिए इसी साल यह पहला फसल इस पेड़ में आया है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिया। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत फब रही थी। यानी ये कांच की चूड़ियों में चाहे जितना रंग आ जाए, जितनी वैरायटी आ जाए, जितने डिजाइन आ जाए, लेकिन जो बात लाख की चूड़ियों में है, जो सुंदरता लाख की चूड़ियों में है, वह कांच की चूड़ियों में नहीं है।
बदलू काका की बेटी रज्जो के गोरी कलाइयों पर चूड़ियों को देखकर लेखक एक बार फिर से यह बात महसूस करते हैं। बदलू मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। यानी जमींदार साहब भी अब नए जमाने के हो गए। बदलू जब लाख की चूड़ियां बना के ले जाता है तो उसके बदले में वो पैसे देते हैं। बदलू पहले ही है कि वो कभी पैसे नहीं लेता है, और उसके बदले में बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए वो जमींदार साहब को भी कह देता है कि जाइए शहर से चूड़ियाँ ले आइए। और वही वो जोड़ा था जो उसकी बेटी के हाथों में है। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। अंत में लेखक यही कहना चाहते हैं कि बदलू हारा नहीं, वह आज भी अपने सिद्धांतों से लड़ रहा है। वो पहले जिसे गलत मानता था उसे आज भी वो गलत मान रहा है। पहले ही बताया गया कि बदलू मनीहार था, चूड़ी बेचने वाला था। अगर वो चाहता तो पहले वो लाख की चूड़ी बेचता और आज वो कांच की चूड़ी बेचता। कांच की चूड़ियां लेकर भी वो बेचता तब भी उसका, लेकिन उसने कांच की चूड़ियों को पहले भी गलत माना और अब उसे आज भी गलत मानता है। अपनी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाने के बावजूद भी बदलू कांच की चूड़ियों को बेचना स्वीकार नहीं करता है। यानी वो परिस्थितियों से इतना संघर्ष किया लेकिन परिस्थितियों से टूटा नहीं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि उसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों के जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। यानी बहुत सारे लोग इस शहरीकरण और मशीनीकरण से टूट के अपने वो नए उद्योग धंधों को अपना लिए, नए तौर तरीकों को अपना लिए, लेकिन कुछ लोग आज भी अपनी उन पारंपरिक चीज़ों को, पारंपरिक तौर तरीकों को नहीं छोड़े हैं, अपने पुराने काम को नहीं छोड़े हैं। बदलू उन्हीं के प्रतीकों में से एक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसके माध्यम से लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि भारत जैसे देश में जहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या हो, मशीनीकरण ने बड़ी संख्या में बेरोजगारी पैदा की और उनके लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा जो लंबे समय तक परंपरागत रूप से एक विशेष प्रकार का काम किया करते थे। कुछ लोग टूट के बदल गए और कुछ लोग आज भी अपने उन्हीं मूल सिद्धांतों से जुड़े हुए, जकड़े हुए हैं और उनको लेके आगे बढ़ रहे हैं। बदलू उन्हीं में से एक है। इस पाठ से कुल 5 प्रश्न हैं आपके समक्ष, ये देख लीजिए। और इन पांचों प्रश्न के लेखक, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था, वस्तु विनिमय क्या है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी, मशीनी युग बदलू के जीवन में क्या बदलाव लाया। ये 5 प्रश्न हैं। इन पांचों प्रश्नों का आप उत्तर लिख के मुझे दिखाएंगे और उसमें जो भी सुझाव होगा मैं दूंगा। और इसके बाद हम लोग अगली कक्षा की ओर, अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।